महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। अज़ीज़ान मन जान मन प्रोग्राम मैं और मौलाना का लाइव स्ट्रीम वर्जन है, इसमें मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज का जो प्रोग्राम है उसका खालिसतन मौजू 26 नवंबर है। 26 नवंबर को क्या होने लगा ये तो कोई नई बात नहीं है, आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसे अंदाजा ना हो। ये जरूर हो सकता है कि आपको अभी तक नतीजा ना मिला हो, ये भी हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि ये होगा कि नहीं होगा, या ऐसा होगा तो क्या होगा। बट 26 नवंबर की बात जागती आंखों और खुले हुए कानों तक तो पहुंच गई है, यानी इसमें कोई शक नहीं है, एतराज नहीं है कि आलम इस्लाम बिलखुसूस पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ये बात अब बावर हो चुकी है कि एक ऐसी तारीख का इंतखाब हुआ है कि जिसमें हमने, अवाम ने, लोगों ने, उलमा ने और मुख्तलिफ पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब ने ख्वाहिश का इज़हार किया है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हफ़िज़हुल्लाह ताला और मुफ्तियान कराम आपस में गुबगू दुबदू बलमुशाफा गुफ्तगू करेंगे। इस सिलसिले में आपके इल्म में है कि मैंने अपने आप को ऑनेस्ट एक खुली किताब की तरह रखा हुआ है। इससे फर्क तो नहीं पड़ता कौन हूँ क्या हूँ। हाँ, मतलब शायद अहबाब को मजीद हौसला देने के लिए ये मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि अगर उनके जहन में कोई सवाल है, कोई रंजिश है, या फिर वो कुछ और अच्छा सोच सकते हैं, तो मैं उनकी गुफ्तगू सुनूं और उनसे बात करूं और इसको आगे बढ़ाऊं। मगर इसके लिए वो लोग जो क्रेडिबल हैं, ज़ाहिर है पूरी दुनिया को तो नहीं हम शामिल कर सकते, मगर हम ये भी नहीं कह सकते कि मोहम्मद उमैर साहब और साद खान साहब लिखवा के लाएं मोदी जी से। तो हमारे साथ हिंदुस्तान के मेहमान भी आज जुड़े हुए हैं और हमने कोई शर्त नहीं लगाई है कि मोदी जी से लिखवा के लाएं, या अवैस असदी साहब से भी, अवैस असदी नाम है, अवैसीउद्दीन साहब, उनसे लिखवा के लाएं, अवैसी साहब। तो हमने अवाम के लिए कम्युनिकेशन के लिए रास्ता खोला हुआ है और सिर्फ इसलिए खोला हुआ है कि ताकि बात हो और गुफ्तगू हो। मैं खुशामदीद कहता हूं मेरे दोस्त को। मोहम्मद उमैर साहब, आपके इस कीमती वक्त का शुक्रिया अदा करता हूं और अपना थोड़ा सा तारुफ भी करवा दीजिएगा और फिर हम दूसरे मेहमान की जानिब बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आप सबको, आपको मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, आप खिताब फरमाइए, हम आपको सुन सकते हैं, बिस्मिल्लाह करें। जी अवैस भाई, बहुत शुक्रिया जी, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, आपने मुझे इतनी दूर से वक्त दिया और इनायत फरमाई। तो मैं जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के पुराने साथियों में से हूँ, समझ लें उनके बदरी सियाबियों में से हूँ, शुरू के लोगों में से। 2008 में और 9 में जब उन्होंने दावत का काम शुरू किया था तो उन्हें उस वक्त जेल में भी कोई नहीं जानता था। तो तकरीबन मेरी मुलाकात शायद 11 या 12 में उनसे हुई थी। तो उस वक्त से लेकर एक तवील अरसे तक उनको सुना, उनके साथ रहे। मतलब अपने इलाके मीरपुर आज़ाद कश्मीर में पम्फलेट भी सबसे पहले मैं ही तकसीम करने वाला था। तो जब उनके पम्फलेट हैं जिनको वो एटम बम कहते हैं, तो वो सबसे पहले मैं ही था जिसने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर दावत भी दी। और अली मिर्ज़ा साहब के स्टूडेंट्स में से मैं वो वाहिद स्टूडेंट हूँ जिसके घर 3 बार वो दावत पर आ चुके हैं। तो कोई मुझे ये भी नहीं कह सकता कि आपने ठीक से उन्हें समझा नहीं, ठीक से उन्हें पढ़ा नहीं। हम तो शुरू के साथी। तो असलन अली मिर्ज़ा साहब, थोड़ा सा मैं ज़रा बैकग्राउंड बता दूं कि मेरा इख्तलाफ उनसे उनकी अखलाकियात पर। बाकी वो बड़े मुखलिस आदमी हैं, उनकी नीयत पर कोई शक नहीं है और तहकीक का शौक भी रखते हैं। लेकिन जो उनकी अखलाकियात हैं उसके बारे में बारहा उन्हें तवज्जो भी दिलाई गई कि आप ऐसा ना करें, आप एक दाई हैं और दाई को ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती कि इस तरह से कोई दावत दे, और ये कोई दावत का तरीका नहीं है, ये कुरान और सुन्नत में हमें मिलता नहीं। वैसे हम सारा दिन राग अलापते रहे कि हम जनाब कुरान और सुन्नत के मनहज पे खड़े हैं, और जब इखलाकियात की बारी आए तो उस वक्त फिर आप वो अल्फाज, आप पता ही है वो क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये काम असल में ख़राब है जो आज नौबत पहुंची है कि आज आपको 26 अक्टूबर आई थिंक आपकी डेट है, वो गुजर गई है 26 नवंबर, सॉरी 26 नवंबर जो आपकी डेट आज अब आ रही है, ये नौबत असल में यहाँ तक आती ही ना कभी। तो असल में ये सब की वजह भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब है, ऐसा कभी होना भी नहीं था। खैर, तो अब आपने वो अनाउंस कर दिया है, तो मेरे ख्याल से जो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो अब उन्हें आना चाहिए, बैठना चाहिए, क्योंकि आप ही भी कहते हैं कि टाइम क़यामत तक है और मैं लत्ती ला देंगा। तो अगर आप लत्ती ला देंगे तो फिर आपको ज़रूर आप बैठना चाहिए उलमा के सामने, आप पर जो इतराज़ात हैं उनके जवाब देने चाहिए। आप मज़ीद इसमें कोई बात करेंगे तो मेरे पास काफ़ी बातें हैं। माशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं इस बात को एक्नॉलेज करता हूं कि जैसे आप फरमा रहे हैं, मेरे पास भी यही कुछ शवाहिद हैं कि आप उनके बड़े पुराने साथी हैं और ज़ाहिर है 3 दफ़ा वो आपके दौलत कदे पे तशरीफ़ ले गए। इससे ये भी पता लगता है कि आपकी जो सोहबत है वो काफ़ी गहरी है। न सिर्फ ये कि आप उनको ऑन स्क्रीन जानते हैं, मगर ज़ाती हैसियत में भी जानते हैं। खलबतों का सफ़र आपका उनके साथ गुजरा है। तो दूसरी बात से जो मैं आपसे इख्तिलाफ नहीं कर सकता वो ये है कि अखलाकी मसला, ये कमोबेश हमारे पाकिस्तान में, शायद हिंदुस्तान में भी ऐसा हो, बड़े लोगों में है ये मसला। यानी हम अपने आप में एक ऐसा तकब्बुर महसूस करते हैं कि सामने वाला अगर आपसे चूचा भी कर दे, अपनी इख्तिलाफ राय रख दे, आप दुनिया भर से इख्तिलाफ करें, आप मुजाहिद हैं, और सामने वाला अगर आपसे इख्तिलाफ राय भी कर ले तो झूठा, गुस्ताख और फारिग है। ये मिजाज माजरत के साथ हमारे यहाँ बड़ा ज्यादा है। मैं सिर्फ एक इंजीनियर साहब के लिए नहीं कह रहा, बहुत सारे लोगों में ये है। हमें तहम्मुल से सुनना चाहिए कि सामने वाला इख्तिलाफ कर रहा है तो क्या वजह है और उसके इख्तिलाफ की कदर कीमत है। दुनिया, जमाना, कायनात की चीजें, सूरज, जमीन, चांद, दिन रात, ये इख्तिलाफ के ऊपर तो मबनी है। और इसी इख्तिलाफ की तरफ तवज्जो करने की तरफ खुदा ने हमें हुक्म फरमाया है कि इस पे आयात तलाश करो, ये आयात है अल्लाह की। तो मैं इस बात को समझ रहा हूँ और इस बात की हिमायत भी कर रहा हूँ, मगर मजीद मैं तशनीकी रखूंगा, हमारी यहाँ पे किसी से इख्तिलाफ
اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ کوئی جہنمی ہے اور ہم جنتی ہیں، بلکہ اس بنیاد پہ کہ ہم دونوں جنت کی طرف کیسے جائیں، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. ساتھ میرا پیارا بھائی انڈیا سے میرے ساتھ ہے، اور میں پہلے یہ بتاؤں کہ ایک تو ان کی مسکراہٹ بہت پیاری ہے، دوسرا ہندوستان کے لوگوں سے مجھے ذاتی طور سے لگاؤ ہے، اس لیے کہ ہمارے پنجاب کے بعد دوسرا وہ ہندوستان ہے جو بہت جلدی لوگوں سے امپریس ہوتے ہیں، بہت جلدی ان کا رنگ چڑھتا ہے. تو یہ اچھی بات بھی ہو سکتی ہے اور خطرے کی بات بھی ہو سکتی ہے. ساتھ اپنا تعارف آپ کروائیں گے. مجھے تو آپ نے یہ بتایا ہے کہ آپ علمی آبی چیزوں پہ بڑی توجہ رکھتے ہیں اور انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، مگر مزید عوام کو آپ اپنے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبھی مہمان خصوصی کے خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. اور میرا تعلق انڈیا سے ہے اور میں ابھی ایک ٹین ایج میں ہوں. 17 ایئرس میری ایج ہے اور میں ایک سائنس اسٹوڈنٹ ہوں. اور میں ابھی اپنی اسکول کے فائنل ایئر میں ہوں 12. اور اسی کے ساتھ پیرلل میں منیمم 6 ایئر کی ایج میں سے یہی دین کو پڑھتا ہوا آ رہا ہوں. اور مختصر لوگوں کو میں نے سنا ہے دیگر فکروں کے، لیکن جو انجینئر محمد علی مرزا ہے ان کی باتوں سے میں سب سے زیادہ سیٹسفائی ہوا ہوں. اور دیکھتے دیکھتے ان کی باتوں سے میں متاثر بھی ہوا اور پتہ نہیں چلا کب میں ان کا اسٹوڈنٹ بن گیا. اور پھر میں نے انہیں کے ذریعے مجھے آپ کا بھی انہیں کے ذریعے تعارف ہوا. اویس ربانی آپ کے میں نے بہت سے شو دیکھے جس میں آپ نے مختصر ڈیبیٹ کیے بہت سے علماء سے، اور بہت کچھ آپ سے بھی سیکھنے کو ملا. لیکن جو آپ نے 26 نومبر کی بات کی، اس سے الگ ہمارے اندر انٹرسٹ آیا کہ یہ چیز بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ پھر جس طرح آپ جانتے ہو کہ جو انجینئر کے صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے دماغ میں تو یہی بتایا کہ مناظرہ یہ سب چیزیں، یہ سب تو بالکل نیگیٹیوٹی پھیلانے والی چیز ہے. لیکن جو آپ کی زبانی میں ہم نے سنا، ہمیں اس سے وہ کوئی فیل یا کوئی ایسی وائب نہیں آئی کہ کوئی نیگیٹیوٹی ہو سکتی، بلکہ ہمیں تو انٹرسٹ ہوا. اور آپ کی جو تاریخ ہوئی اس نے تو ہمارے اندر ایک بے چینی سے پیدا کر دی. 26 نومبر تو بہت دور ہے اور دیکھتے دیکھتے وہ جتنا قریب آ رہا ہے اتنا انٹرسٹ بڑھتا جا رہا ہے. میں انہیں اسٹوڈنٹ میں سے ہوں جو چاہتے ہیں کہ انجینئر صاحب سامنے بیٹھے اور سامنے بیٹھ کے بات کریں. کیونکہ اب ٹائم آ چکا ہے امتحان کا. جتنا انہوں نے سیکھا اور جتنا ہمیں سکھانا تھا وہ ٹھیک ہے، لیکن اب جو دوسروں کو بھی ان کو سکھانا ہے، جو انٹرسٹ ہے ان کو ظاہر رکھنا ہے کہ ان کی چیزیں کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے. ایک عوام بھی جج کرتی ہے اور ایک سامنے بیٹھے علماء بھی، ان میں فرق ہوتا ہے. ماشاء اللہ. دیکھیے محمد عمیر صاحب یہ بظاہر تو 17 سالہ نوجوان ہے، مگر ان کا ایٹ لیسٹ علمی تقاضا کتنا بلند ہے جو ایک ذی شعور انسان کا ہونا چاہیے. کہ میں کوئی اندھا تقلید کرنے والا نہیں ہوں کسی کا، کہ کسی نے کوئی بات کہہ دی تو وہ لکیر ہو گئی اور اسی کے اوپر میں نے زندگی گزارنی ہے. بلکہ آج کی جنریشن پڑھی لکھی جنریشن ہے، یہ کہانیوں میں نہیں آتی اور یہ اپنے مطالبے رکھتی ہے. حالانکہ اس ایج میں آپ جلدی پروپیگنڈا کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم نے جتنے بھی برین واش کیے ہوئے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں جو کسی کے اوپر تھریٹ بن کے آتے ہیں، وہ اسی ایج کے ہوتے ہیں. مگر یہ اچھی بات ہے جس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو بدتمیزی نہیں کر رہے. یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، ہم آپ کو سچا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک درخواست آپ سے کر رہے ہیں علی بھائی، ہمارے دل کی خاطر، ہماری عزت و مال کی خاطر آپ کو چاہیے کہ علماء کے ساتھ آپ نشست کریں. اس میں علمی گفتگو ہوگی. یعنی ایک عالم ایک طالب علم کے ساتھ گفتگو کرتا ہے تو علم کا کتنا فیضان پھیلتا ہے برصغیر پاک و ہند میں، ہندوستان میں. تو جب عالم کے ساتھ گفتگو کرے گا، واہ واہ واہ، تو کتنا فیضان پھیلے گا. فیضان انجینئر اس نام سے کتاب لکھی جائے گی اور میرے خیال سے فائدہ ہوگا. محمد عمیر صاحب یہ سوال میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں اور آپ کو زحمت دوں گا کہ آپس کی باتیں بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، مگر میرا دل نہیں مان رہا کہ علی بھائی مناظرے کے نام سے خوفزدہ ہوتے ہیں یا ان کا کوئی ٹیکنیکل فالٹ آ جاتا ہے. کیونکہ جو آدمی ہم جانتے ہیں وہ بہادر ہے، جو آدمی ہم جانتے ہیں وہ ڈٹا ہوا ہے اور پوری دنیا سے وہ بحث کرنے کو تیار ہے، وہ ان کو رد کرنے کو تیار ہے. مگر جب بات 26 نومبر یا سامنے بیٹھنے کی آتی ہے تو ایک عجیب بیہیویئر آتا ہے. وہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں حیران ہوں ابھی تک. دیکھیں جی، میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ بات ایک غلط تاثر ہے کہ علی مرزا صاحب جو ہے مناظرے کو نیگیٹو پیش کرتے رہے ہیں یا وہ مناظرے کے بارے میں کوئی نیگیٹو ویوز رکھتے رہے ہیں. وہ تو اپنے کم و بیش ہر بیان میں کہتے ہیں میں مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں. ہر بیان میں آپ چیلنج دیتے ہیں، ہر بیان میں آپ لوگوں کو للکار کے کہتے ہیں کہ لیجیے میرے بہو میں خدا بول رہا ہے اور میرے وہی الہی ہو چکی ہے، مجھے میرا فہم حتمی اور آخری ہے، لہٰذا میں اس پہ اپنا دعویٰ پیش کر دیتا ہوں اور یہ جائیں قیامت تک ٹائم ہے جواب دیں آپ. تو ہر گفتگو میں وہ مناظرانہ طرز اپناتے ہیں. تو جب ان کو یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے آپ اپنا فہم کسی عالم کے سامنے پیش کیجئے تو پھر وہ پتہ نہیں کیوں خوف زدہ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیوں اسے راہ فرار اختیار کرتے ہیں. اس کی ایک وجہ جو میں سمجھ پایا ہوں نا اویس بھائی، وہ یہ ہے کہ رات بھی میں یہ بات ڈسکس کر رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ کہ آپ کے سامنے میں 3 ترجمے رکھوں کہ آپ ان تراجم میں سے مجھے بتائیے کس پر اتفاق کرتے ہیں. تو ایک عامی، آپ تو ماشاءاللہ عالم ہیں، میرے جیسے جاہل اور عام عوام جو ہے ان کے سامنے 3 تراجم رکھے جائیں تو ان کی بنائے استدلال سوائے اس کے کچھ نہیں ہو سکتی کہ وہ اس مترجم پر اعتماد کر لیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو ان کی بنائی استدلال اس مترجم پر اعتماد کرنا ہوگی. لیکن جب عالم کسی بات پر گفتگو کرتا ہے یا کوئی رائے دیتا ہے تو اس کی بنائی استدلال عربیت ہے، عربی کے قواعد و ضوابط ہیں. تو میرا یہ ماننا ہے کہ علی مرزا صاحب عربی سے واقف نہیں ہیں. ان کی بنائی استدلال عامی والی ہے، علماء کی بنائی استدلال عربیت کی ہے. وہ عربی کے قواعد و ضوابط کو بنائی استدلال بنا کر کسی جگہ پر بھی اپنا بیان پیش کریں گے، کسی آیت کی تشریح کریں گے، کسی آیت کا ترجمہ کریں گے. تو یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے اور اس ڈفرنس کو علی مرزا صاحب خود سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ ان کے اندر یہ بات ہے کہ وہ عربی سے واقف نہیں ہے. جب وہ عربی سے واقف نہیں ہے تو ان کے پاس بنائی استدلال کچھ نہیں. ان کی بنائی استدلال ایک نقال اور ایک مترجم کے بیان پر اتفاق کرنے کے علاوہ کچھ آئی. تو جب ایک اتنا بڑا ڈفرنس ہے اور اس ڈفرنس سے وہ خود بھی واقف ہیں تو اس لیے وہ مناظرانہ طرز میں گفتگو تو کر دیتے ہیں. لیکن جب آپ جیسے لوگ ان کو یہ کہیں کہ آئیے آ کر تبادلہ خیالات کرتے ہیں، ہمیں ہمارے فہم کی غلطی بتائیے، ہم آپ کے فہم کی غلطی بتاتے ہیں، تو پھر وہ ظاہری بات ہے کہ ان کو پتہ ہے جو باتیں وہ کہہ چکے ہیں مناظرے میں وہ اس کا وزن اٹھا نہیں سکتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مہر بھائی جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے بہت سے لوگوں کے دل ٹوٹیں گے، مجھ سمیت، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ وزن اٹھائیں گے، اٹھانا چاہیے، اٹھانا بنتا ہے، کیونکہ انہوں نے بڑی علمی تحقیق کی ہے. ورنہ تو ہو جائے گا مثل الذین، وہ جو ان لوگوں کی مثال ہے
यहमिलु तौरात सुम्मा लम यहमिलुहा, तो उनकी मिसाल तो असफार की तरह है, और अल्लाह रहम करे मैं नहीं उस तरफ जाता, मगर मुझे क्या ये मुमकिन है, मैं गुमान कर रहा हूँ मैं भाई, क्या ये मुमकिन है कि उनको कोई मुशीर मशवरा देता हो कि अली भाई नहीं आप नहीं जाएं और इससे बदनामी हो जाएगी, या कोई उनको घर वाला बंदा रोकता हो कि अली इसमें मुनासिब नहीं है, बदनाम होना कबूल कीजिए मगर बैठना कबूल नहीं कीजिए, क्या बात लगती है आपको? देखें अवैस भाई, शुरू में अली भाई के गोशगुजार ये बातें भी की गई थी, शुरू में जो हमारे करीब के लोग थे ये बातें भी गोशगुजार की गई थी कि देखिए ये उलमा कोई अलग नहीं है, ये उलमा यहूद नहीं है, ये कोई बाहर से नहीं आए हुए, ये हमारे लोग हैं, हम ही में से। अगर हमारा कोई जिस्म का हिस्सा बीमारी का शिकार हो गया है, कहीं पर गलती आ गई है, कहीं पर कोई मसला पेश आ गया है, तो हम उसको काट कर नहीं फेंक सकते, हम उसको दुदकार नहीं सकते, खुद से अलग नहीं कर सकते, हमें उसकी करेक्शन की जिम्मेदारी लेकर खुद से ठीक करना है उसको। तो ये बातें शुरू में उनके गोशगुजार की गई कि आप अपने रवैये में सुलझाव पैदा करें, आप करीब लाने की कोशिश करें लोगों को। उलमा भी हमारे अपने, मतलब अगर मैं ये समझता हूँ कि हमारे उलमा से गलतियां हुई तारीख में, तो अगर किसी ने कोई इबारत गलत लिख दी, कुछ बात ऐसी हो गई, तो मुझे उन्हें दर्दमंदी के साथ बताना है। दाई के अंदर तो होता ही सरापा दर्द है, वो तो कभी इस तरह की बात करते ही नहीं है जिस तरह का लहजा अली मिर्जा साहब ने अपनाया, और ये सारा जो मामला हो रहा है ये उनके लहजे की वजह से। अगर वो इन इख्तलाफात को इल्म की दुनिया में तहजीब के साथ लेकर चलते तो कभी कोई ऐसा मामला नहीं पेश आना। मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, शायद उनको आप जैसे मुशीर मिले और उन्होंने उसकी गनीमत और उसकी वैल्यू की कदर नहीं की है, मगर मैं अगर मुझसे पूछते तो मैं कहता कि मिर्जा साहब आपका इल्मी लोगों में बैठना इतना मौसर होगा जितना तुलबा में बैठना मौसर नहीं हुआ, यानी वो लोग जिनको रेंट, अच्छा ये मुझे नहीं समझ में आया, वैसे मैं ये पूछूंगा अगर मुझे मौका मिला उनसे, तो जो शख्स उनसे बात कर लेता है, कहता है अस्सलाम वालेकुम, और पलट के अली भाई वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, वो उनका स्टूडेंट हो जाता है। देखिए ये बात भी मैं इस पे बड़ा हैरान होता हूँ, मैं दुनियादार आदमी हूँ, मैं कोई कभी मदारिस का मुंह भी मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं चीज़ों को थोड़ा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बसात के मुताबिक समझने की कोशिश करता हूँ, आप जैसे अहले इल्म की सोहबत से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। ये जो हमने आजकल ट्रेंड चला दिया है कि किसी से आपने फोन पे 4 मिनट बात कर ली और आप स्टूडेंट बन गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे यहाँ तो एक तालिब इल्मों की और असातिज़ा की एक ऐसी इल्मी रिवायत है, लोग 25-25 साल अपने असातिज़ा के साथ रहे हैं, तब जाकर उन्होंने दीन सीखा है, उसके अंदर बारीक नुक्तों को सीखा है, तालीम हासिल की है, घर से दूर रहे हैं, फिर जाकर तालीम या इल्म का कुछ सफर उन्होंने तय किया है और आलिम कहलाए हैं। अभी आप ये देखिए कि मैं हैरान हूं अली मिर्जा साहब पर, आप यकीन कीजिए, मैं उनकी मुखालिफत में नहीं हूं, लेकिन बड़ी दर्दमंदी के साथ उनको चाहता हूं कि वो इन बातों पर गौर करें। वो कहते हैं कि उनसे सवाल हुआ कि डॉक्टर आप जो हैं, कहते हैं कि डॉक्टर इसरार साहब के आप शागिर्द हैं, गांधी साहब के आप शागिर्द हैं, और भी उलमा के वो नाम लेते हैं शागिर्द हैं, तो आपने इनकी शागिर्दी कब इख्तियार की है, मतलब कब आप इनके पास पढ़े? तो वो कहने लगे जी कि डॉक्टर इसरार साहब के साथ मेरा 2 घंटे का सेशन रिकॉर्ड है। अब आप मुझे ये बात बताइए कि 2 घंटे के सेशन में कोई किसी का शागिर्द बनता है? अल्लाह अकबर, ये तो चलिए सादत की बात है, अगर वो कोई खुद से कहते हैं कि मैं उनका शागिर्द, तो लोग बड़े आदमी से निस्बतें जोड़ते हैं, मगर मैंने ऐसा नहीं देखा कि जो खुद बंदों को बोल रहा हो कि तुम मेरे शागिर्द हो और तुम मेरे शागिर्द, तो ये बड़ी मायूब बात हमारे माशरे में समझी जाती है। मैं उमैर साहब आप जब गुफ्तगू फरमा रहे थे तो मेरे जहन में बार-बार मुफ्ती सईद खान साहब की झलक आ रही है आपके अंदाज लबो लहजे में। मैं नहीं जानता कि आप शायद उनको जानते हैं, नहीं जानते, या क्या मामला है, या फिर किसी और आलिम की आ रही है और मैं महसूस कर रहा हूँ उसको, तो जरा इस पे रोशनी डाल के मुझे बताएं, आप किनके साथ सिलसिले में होते हैं? आपका बड़ापन है जी, मैं किसी के साथ सिलसिले में क्या जी, हम तो उलमा के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो जिस जगह पर जूते उतारे वहीं पे ही हमें बैठने को जगह मिल जाए, सादत यही काफी, इससे ज्यादा क्या हैसियत हो सकती। तो वैसे मैं आपको सच्ची बात बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, ब्लंटली मैं ये बात करने लगा हूं कि मेरा अली मिर्जा साहब से ज्यादा शदीद इख्तलाफ उस दिन हुआ था जिस दिन उन्होंने गांधी साहब को जाहिल और जट बोला। अल्लाह अकबर, गांधी साहब की झलक मुझे आपके अंदर नजर आई है थोड़ी बहुत माशाल्लाह से, और ये गांधी साहब को जाहिल और जट बोलने की वजह क्या है? ये भी मुझे इंकशाफ हो रहा है, अली भाई ऐसा भी कह सकते हैं? जी मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि उसके बाद मैंने उनसे टाइम लेने की कोशिश की थी कि मैं आपके साथ एक स्ट्रीम करना चाहता हूँ, मुझे आपसे, आप पर कुछ सवालात हैं, आपने जो बातें कही हैं वो दुरुस्त नहीं है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपने झूठ बोला है, लेकिन वो आप तक सही पहुंची नहीं है या आपने उन बयानात को ठीक से सुना नहीं है, और मेरे सवालात हैं। तो उन्होंने कह दिया मुझे मेल की कि मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं स्केड्यूल नहीं कर पाता। चले, उनका उज़र मान लिया मैंने, उसके बाद फिर मैंने टच करने की कोशिश नहीं की। तो देखिए आपके उनसे जरा सा इख्तलाफ कोई करे उनकी राय से, उनकी बात से, तो वो जाहिल और रजट है, और उससे कुछ दिन पहले वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आलिम है। मतलब ये बात मुझे समझ नहीं आती कि असल में, मैं आपको एक माजरत के साथ अपनी बात को तसलसल देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें बता दूं आपको। अली मिर्जा साहब जो है 2015 तक बिल्कुल ठीक थे, 15-16 का आप अवाइल लगा लें, बिल्कुल ठीक थे, और बड़ी अच्छे तरीके से वो पूरा हफ्ता तैयारी करते थे लेक्चर्स की, और सैटरडे नाइट थी या संडे वाले दिन, नहीं वो सैटरडे नाइट को आया करते थे, हाँ जी सैटरडे नाइट अपनी पुरानी एकेडमी में उनका लेक्चर हुआ करता था, और वो बड़े सलीके तहजीब के साथ, इखलाकियात के साथ उसको प्रिपेयर करते थे, पॉइंट्स बनाते थे, मेहनत करते थे, पूरे नोट साथ लेकर आते थे, और बड़ी शब्दों के साथ अपने बात को बयान करते थे, और बड़े अच्छे तरीके से वो चल रहे थे, और उलमा को अपना समझते थे, बड़ी दर्दमंदी के साथ बयानात करते थे। फिर हुआ ये कि ये जो आए ना स्टूडेंट, ये जो स्टूडेंट कल्चर जब से पैदा होना शुरू हो गया ना, तो मेरा स्टूडेंट है ये, और स्टूडेंट्स के बाद फिर ये होना लग गया जी कि वो यूट्यूब पे व्यूज आने लग गए। तो मैं आपको ये बात जुमला ऐड कर दूं कि अली मिर्जा साहब की दावत मेरे नजदीक उस दिन 0 हो गई थी जिस दिन उन्होंने ये बात बोली थी कि मेरे व्यूज ज्यादा। दाई आलिम अपने बारे में जिस दिन ये गुमान करने लग जाए कि मुझे ज्यादा लोग सुनते हैं, मेरे नजदीक बस बात खत्म हो जाती। नूह अलैहिस्सलाम तो फिर नाकाम हो गए।
पुराने अम्बिया तो फिर नाकाम हो गए, जिनके पास तो 9-10 लोग भी नहीं हुआ करते थे, हाय 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 चंद लोग थे उनके पास। अली मिर्जा साहब की अपनी जुबान पर ये आयात जारी हुआ करती थी शुरू में, जब उनसे कहा जाता था अली भाई आप अकेले बात कर रहे हैं, बाकी उलमा बाकी पूरी दुनिया नहीं कहती, तो वो कहते थे आप कुरान नहीं पढ़ते, अल्लाह कहता है अक्सरियत तो गुमराहों की होती है। तो अगर अक्सरियत गुमराहों की उस वक्त होती थी, तो अब हम कुछ नहीं कहते हैं, बात वहीं की वहीं खड़ी। अल्लाह अकबर, कुछ ऐसे इंकशाफात जो जिनकी तवक्को नहीं थी मुझे, मगर ज़ाहिर है ये एक नागवार बात है जिसको एक ज़ी शऊर आदमी नहीं एक्सेप्ट करता। मैं कमेंट्स की तरफ भी तवज्जो रखता हूँ और साथ को भी मुतवज्जो करता हूँ।